जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का सेक्शन ए पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम का जो बचा सेक्शन बी है उसको कंप्लीट करेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, पहले सेक्शन ए को बनाइए और अगर समय मिले यानी कि जब आप उनसे फ्री हो जाए कंप्लीटली बना लें सेक्शन ए को, फिर सेक्शन बी में आइए। अगर आप सेक्शन बी को बिना किसी हेजिटेशन के बना लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि नंबर सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और यदि आप सेक्शन बी में फंस जाते हैं तो समझिए कि नंबर सिस्टम का कंसेप्ट अभी कहीं न कहीं आपका कसर है, या नंबर सिस्टम आप नहीं समझ पाए हैं अभी तक। ठीक है? तो आप करेंगे क्या, देखिए नंबर सिस्टम का जो सेक्शन ए है या किसी भी यानी कि आर्य अग्रवाल का बुक में जो सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 तरह का प्रश्न दिया हुआ है, तो सेक्शन ए जो है ना कोई भी बना लेगा। थोड़ी बहुत इधर-उधर पड़ेगी, यानी थोड़ी बहुत इधर-उधर कंसेप्ट को लेगा तो वो बना लेगा। लेकिन सेक्शन बी बनाने के लिए आपके ब्रेन में कंप्लीट उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, फिर जाकर के सेक्शन बी बनेगा। ठीक है? तो हम लोग सेक्शन बी में एंटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में सेक्शन बी को कंप्लीट कर दें, बना के खत्म कर दें। चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 और उनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मालूम नहीं है, संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। हम कौन सा बना रहे हैं भैया? सेक्शन बी। प्रश्न नंबर 1 ये बोल रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, संख्या मान लेते हैं क्या है, संख्या क्या है, ए है, नहीं मालूम है हमको। उसको 4 से भाग देने पर यानी कि तो इस मतलब क्या है, भाजक क्या है, 4 है ना। तो बोल रहा है कि भागफल और शेषफल का योग 8 है, लेकिन क्लियर नहीं बोला है कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। कोई बात नहीं, भागफल को हम लोग क्यू बोलते हैं, शेषफल को हम लोग आर बोलते हैं। इसका योग दिया है 8। ठीक है, आगे क्या बोलता है, तथा इनके वर्गों का योग 34 है, यानी किसके, भागफल और शेषफल के, यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर दिया कितना, 34। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, ए निकालिए। आप जानते हैं ना कैसे बन होता है, संख्या बराबर होता है, यानी ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना जी। अब यहां से देखिए, जहां पर बी मालूम है आपको 4, क्यू और आर क्लियर नहीं दिया है पर रिलेशन कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए और बी के जगह पे हम देखें क्यू और आर को रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही जैसा है देखने में, तो क्या होगा, इसके जगह हम क्या करेंगे, क्यू और आर का वैल्यू पुट कर देंगे, 8 8 का स्क्वायर बराबर, और इसके जगह क्या, जो समीकरण 2 दिया हुआ है, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर जो है समीकरण 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कितना है, 34 प्लस 2ab। अब एक बात बताइए, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, और ये 34 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में 34, ये हो गया कितना, 2ab। यानी कि कहने का मतलब ए बी बराबर क्या हो गया, 64 में 34 गया, कितना बचा भैया, 30। 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15। यानी कि ए में निकल गया, ए प्लस बी इतना निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 निकल गया। आगे अच्छा एक और रूल लगाते हैं, क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है 34 लिख दिए, माइनस 2ab, 2ab अभी अभी निकाले ना, ए बी 15, तो 2ab कितना, 30। आई बात समझ में ना। अब 34 में 4 गया, यानी कि 34 में 30 गया, कितना बचा आपके पास, 4 बचा। और जैसे ही इसका स्क्वायर हटाएंगे उधर आके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, √4। और ये रूट से जब जैसे ही बाहर होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 2। अब एक बात बताइए, ए बी बोले तो क्या है, ए बी बोले तो क्यू माइनस आर है, यही ना है जी2। देखिए तो ए बी बोले तो क्यू माइनस आर है, और यहाँ क्यू प्लस आर है, देखिए समीकरण 1 में क्यू प्लस आर है। और जब आप समीकरण 1 और इस ये समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे तो करिए क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों को ऐड कर दीजिए।
इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 1 + 3 करेंगे तो क्या होगा, 1 2 क्यू 1 आर, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या इधर 2 और 8 कितना हो गया 10, यानी क्यू बराबर कितना निकल गया 5। जब क्यू बराबर 5 निकल गया तो क्यू का वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 - 3, सॉरी 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, यानी कि फ्रॉम समीकरण 1 से क्यू, यानी कि क्यू का वैल्यू क्या है 5 प्लस आर, लिख देते हैं आर बराबर कितना है 8, ये लीजिए 8, तो यहाँ से आर निकल गया कितना 3 3, यानी कि क्यू निकल गया, आर निकल गया, और बी आपको पहले से मालूम है ये, तो आपको निकालना क्या है संख्या ए, तो संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी कितना है 4, ये लीजिए 4 बैठा दिए, क्यू कितना है, तो क्यू अभी निकाले 5, ये बैठा दिए, प्लस आर प्लस 3 कर दिए, तो 5 चौक 20, 20 3 23, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि वो संख्या क्या होगा 23। आंसर एक बार चेक कर लीजिए, मिला लीजिए आप जी 23, एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका 23। अब चलिए उसी तरह से आगे 2 नंबर, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको शॉर्ट ही बनाना पड़ेगा, हमें तो क्या है ना कि सबको समझाना है, इसलिए हम प्रोसेस बाय प्रोसेस बना रहे हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे 1-2 लाइन में ही इसको निपटा देंगे, ठीक है, लेकिन आप 1-2 लाइन में नहीं निपटाएंगे, आप क्या करेंगे प्रोसेस वाइज प्रोसेस बनाने का प्रयास कीजिए पहली बार। सेकंड टाइम में आप क्या कीजिए, जितना हो सके संभव उतना से उतना शॉर्ट कीजिए इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, ठीक है, कितना नंबर भैया 2 नंबर, ये बोल रहा है कि 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है और अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। तो पहले हम जान लेते हैं 3 अंकों की संख्या वो कौन सी है, मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या वो क्या है, वो संख्या है आपका 100x प्लस 10y प्लस z, यही है ना जी, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई की जगह पे 1 है देखिए, दहाई की जगह 10 है और सैकड़ा की जगह 100 है, और यही है 3 अंक की संख्या 1 2 3, 3 अंक की संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा ही पैटर्न बनेगा, यानी कि 100x प्लस 10y प्लस z, ये हो गया 3 अंकों की संख्या, ठीक है। ये कह रहा है आगे कि इनके अंकों से बनी संख्याओं का योग 6 है, यानी अंक कौन है x y z, यानी x प्लस y प्लस z, ये दिया है 6, ये आप मान लीजिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि अंक पलटते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक हो जाता है, यानी इसके प्लेस को चेंज कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, जहां x है वहां z कर देते हैं और जहां z है वहां पे x, यानी रिप्लेस कर देते हैं, अंक को बदल देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 100z प्लस 10y, क्योंकि ये तो यही रहेगा ना, ये तो कहीं जा नहीं सकता है, प्लस यहाँ x, ये जो संख्या बनी ना ये मूल संख्या कौन सी थी ये, यानी कि 100x प्लस 10y प्लस z, यही थी ना, तो ये मूल संख्या से 198 अधिक है, 198 अधिक है, घटाएंगे तो 198 मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना कितना 198, या तो आप इसमें 198 घटा दीजिए या फिर इसमें 198 जोड़ लीजिए, एक ही बात है। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, 100x प्लस माइनस में और यहाँ एक x प्लस में, 100z प्लस में एक z माइनस में, तो कितना z बचा 99z, 10y प्लस में 10y माइनस में कट गया, ये कितना हो गया -99, x बराबर 198, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं 99, 99 और 99 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचे आपका z माइनस एक्स बराबर 198, आप देखिए 99 को कटाइएगा तो 2 बार में 198 कट जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि z माइनस एक्स बराबर क्या निकल के आ गया 2, ठीक है, z माइनस एक्स बराबर क्या निकल के आ गया 2। आगे बात करते हैं, आगे कुछ बोल रहा है क्या, आगे कहा है कि यदि मध्य अंक शेष दोनों अंक के औसत के बराबर है, एक रिलेशन दिया हुआ है, मध्य अंक कौन है ये y के बारे में बोल रहा है कि शेष दोनों अंक कौन x और z ये दोनों के एवरेज यानी कि औसत के बराबर है, ये रिलेशन दिया हुआ, ठीक है,
तो हम y की जगह उसका वैल्यू पुट कर देता है। कहने का मतलब क्या है, y का मान क्या है, x प्लस जेड बटा 2 है। यहाँ पे अगर y का मान पुट कर दीजिएगा x प्लस जेड बटा 2, यहाँ से x और z दोनों में रिलेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक बार पुट करके देख लीजिए। जैसे ही आप इसको पुट करेंगे y का वैल्यू रिप्लेस करने पर, y का वैल्यू रिप्लेस करने पर, ठीक है, आपको क्या मिलेगा कि x प्लस y की जगह y का वैल्यू कितना है, x प्लस जेड बटा 2 प्लस इधर क्या है z, तो z पुट कर दिए बराबर कितना है 6। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा, 2x प्लस जेड प्लस 2z बराबर 2 6 के 12। अब देख लीजिए कितना हो गया, 3x प्लस 3z बराबर 12, यानी कि x प्लस जेड बराबर कितना 4। अब x प्लस जेड बराबर 4 और z माइनस एक्स बराबर 2, तो आप क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और इन दोनों में कैलकुलेशन करके देखिए, यानी कि जोड़ करके देखिए कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, z प्लस में तो 2z, x माइनस में x प्लस में ये कट जाएगा, उस पर क्या बचेगा 2 और 4 कितना हो गया 6, यानी कि z बराबर आप कह सकते हैं क्या होगा, देखिए तो z उधर जाएगा कटेगा, 6 को काटेगा कितना बार में 3 बार में, z निकल गया आपका 3, z निकल गया 3, तो यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, यहाँ से x क्या निकल जाएगा फिर 1, तभी तो 1 प्लस 3 4 होगा, x निकल गया z निकल गया, यहाँ से y नहीं निकल पाएगा, x और z दोनों को ऐड करेंगे तो 3 1 4, x प्लस z को ऐड करेंगे 3 प्लस 4, तो y वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 उधर घटा देंगे 6 में तो बचेगा क्या 2, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 2। ये कह क्या रहा था, ये कह रहा था कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या कौन है 100x प्लस 10y प्लस z है, तो 100x, x का वैल्यू कितना है भैया 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 100 प्लस 10y, y का वैल्यू कितना है 2, 2 गुना 10, 10 दुना 20 प्लस z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 3। अब देखिए ये क्या है भैया मूल संख्या, क्या है मूल संख्या है। ठीक है, तो 100 प्लस 20, 120, 120 प्लस 3 कितना हो गया 123, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 नंबर का आंसर हो गया 123। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 2 का हो गया 123। ठीक है, 3 नंबर चेक कीजिए, 3 नंबर बनाइए इसी तरह से। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की चौथी है, यानी 4 गुनी है। कहने मतलब क्या है, हमें पता नहीं कि एग्जाम में कितने लड़के बैठे हैं, यानी कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी नहीं मालूम होता तो हम क्या मालूम कर लेते हैं, कितना नंबर भैया 3 नंबर, कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की चौगुनी थी। तो मान लेते हैं कि फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है x है, तो पास होने वाली संख्या कितनी होगी, तो बोले थे कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं उसकी 4 गुनी है, तो फेल होने वाला स्टूडेंट कितना है x, तो पास होने वाला कितना होगा उसका 4 गुना, यानी कि 4x, तो यानी कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या पास और फेल दोनों मिला के ना होगा, कुल कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है ये हम कैसे जानेंगे, तो जितना पास हुआ उसको ऐड करेंगे और जितना फेल हुआ उसको भी ऐड करेंगे, तब पता चल जाएगा हाँ कितना स्टूडेंट पढ़ रहा था। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा 4x प्लस x, यानी कि फेल और पास दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 5x। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, तो अगर 35 कम होंगे तो लीजिए 35 कम कर देते हैं, टोटल विद्यार्थी था 5x, उसमें बोल रहा है कि 35 अगर कम होते तो लीजिए 35 कम कर दिए। ठीक है, ये टोटल विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें बोला है और क्या है कि 9 स्टूडेंट अधिक फेल होते, पहले फेल हो रहा था x, उसमें 9 स्टूडेंट और अधिक फेल हो रहा था, 9 जोड़ दिए, ये हो गया फेल होने वाली संख्या, तो पास होने वाली संख्या कितना हो गया, ये टोटल है, इसमें ये फेल वाला संख्या है, इसको फेल वाला को घटा देंगे तो जो बचेगा वो पास वाला ही होगा ना, तो पास वाला संख्या बोल रहा है, यहाँ से निकाल लीजिए आप कितना हो जाएगा 5x माइनस 1x, 4x माइनस 35 और माइनस 9 कितना हो गया -44, ये कौन सा संख्या है
ये पास होने वाली संख्या है और फेल होने वाली संख्या कितना है, x प्लस 9। अब आगे बोल रहा है कि तब जाकर के उत्तीर्ण, उत्तीर्ण बोले तो ये जो पास हुआ है यानी कि 4x माइनस 44 ये पास हुआ है, और अनुतीर्ण, अनुतीर्ण कौन है, ये x माइनस 9, इनका अनुपात यानी कि इनका अनुपात माना क्या, भाग x प्लस 9, इसका दिया अनुपात 2:1। अब यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, होता है ना जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 गुना 1x, सॉरी 1 गुना 4x, तो 4x माइनस 44 बराबर 2x प्लस 2 दुना 9 दुना 18। इधर से आप घटाएंगे तो कितना कितना बचेगा, 2x बराबर 44 उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 4 1 5 1 6। तो यहाँ से x निकल जाएगा कितना, 31, यानी x निकल गया 31। तो पास होने वाला संख्या कितना था, पास होने वाला था 4x माइनस 44 और फेल होने वाला था x माइनस 9। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, कुल परीक्षार्थी कहाँ है, यही है ना 5x। तो क्या करेंगे 5 इंटू 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 15, 155 स्टूडेंट था टोटल उस परीक्षा में बैठा हुआ। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं जी, 3 नंबर का आंसर 155 है। ठीक है, अगला नंबर बनाइए 4 नंबर। 4 नंबर थोड़ा सा देख के बनाइएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लड़के को कतार में इस प्रकार बैठाया गया है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसा ही एक प्रश्न बनाया था कि कुछ कुछ यानी कि 8-10 लड़के की कतार बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर 8 का कतार लगाते हैं, 8-8 लड़के का कतार लगाते हैं तो 6 कतार वो बनती है, 10-10 करते हैं तो 8, ऐसे कुछ करके बताया था। और वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन 4 नंबर में वो ये कह रहे हैं कि कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया गया कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के खड़े करते हैं तो शेष 6 लड़के बच जाते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 करते हैं तो 8 लड़के शेष बच जाते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के को खड़े करते हैं तो 10 लड़के शेष बच जाते हैं। लेकिन यदि हम 14 लड़के को कतार में खड़े करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता, यानी कि 14 का जो पंक्ति है, 14-14 करके जो लड़के का पंक्ति है वो एकदम परफेक्ट है उस नंबर को भाग देने के लिए जितने उस स्कूल में स्टूडेंट की संख्या है। ठीक है, तो बोला लड़कों की निम्नतम संख्या क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए, 4 नंबर में बोल रहा है कतार कि अगर हम 8-8 का रेशियो लेते हैं, 8-8 का लाइन बनाते हैं तो हमारे पास 6 लड़का बच जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अगर 10-10 लड़के को खड़ा करते हैं तो हमारे पास 8 लड़का बच जाता है। यदि हम 12-12 करके खड़ा करते हैं तो हमारे पास 10 लड़के बच जाते हैं। लेकिन अगर हम 14-14 करके खड़ा करते हैं तो हमारे पास 0 यानी कि कुछ शेष नहीं बचता है, सारे लड़के पंक्ति में सेट हो जाते हैं। तो बोल रहा है कि बताइए लड़कों की संख्या कितनी है, क्या मांग रहा है भैया, लड़कों की, लड़कों की कुल संख्या है ना, लड़कों की कुल संख्या मांग रहा है। अभी निकाल लेंगे क्या होगा, अभी तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप 8-8 करके सेट कर रहे हैं तो 6 बच रहा है यानी कि 8 का मॉड ले रहे हैं, फिर 10-10 करके ले रहे हैं तो 8 बच रहा है यानी कि 10 का मॉड ले रहे हैं। उसी तरह से 12-12 करके ले रहे हैं तो 10 बच रहा है यानी 12 का मॉड ले रहे हैं, लेकिन 14 का कोई मॉड नहीं लेंगे क्योंकि ये शेष बचता ही नहीं है। ठीक है, मॉड वोड 11-12 में पढ़े होंगे आप लोग है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो कि कंपटीशन में है, कंपटीशन में साइंस बैकग्राउंड से भी रहते हैं और नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मॉड वोड का कोई खेल नहीं करेंगे, इसमें ट्रिक आप ट्रिक ही मान लीजिए, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड यही है, मॉड का ही खेल है। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, उसको ट्रिक मान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, यानी कि 8-8 करते हैं तो 6 बचता है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 बचा। इन 10-10 करके बैठाते हैं तो 8 बचता है, इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। 12-12 करके लेते हैं तो 10 बचता है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अंतर सबका समान है, अंतर क्या है, सबका समान है, यानी 2 अधिक है, यही ना मतलब, 2 घटा देंगे भैया। तो करेंगे क्या कि जितने जितने का सेट हम बना रहे हैं ना उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, 8, 10 और 12 का। और जब एलसीएम लेंगे आप तो ये निकल के आएगा 120, कितना होगा 120।
20। एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी हमको बताना पड़ेगा क्या? उम्मीद करते हैं कि मालूम होगा। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। वो फंडा यहाँ नहीं लगाएंगे, आगे में लगाएंगे, है ना। तो कहने मतलब क्या है कि वो संख्या क्या है, 120 का गुणज होगा, और ये दो एक्स्ट्रा है ना, तो दो लीजिए घटा देते हैं, क्योंकि सबका अंतर कितना है, 2, यानी कि 2 ओवर हो रहा है ना, जो ज्यादा हो रहा है तो 2 घटा दीजिए, यानी कि वो संख्या 120 माइनस एक्स होगा, टोटल स्टूडेंट की संख्या, जो आप इससे अगर 14 से भाग देंगे ना तो ये 0 शेष बचेगा, ऐसी है, ठीक है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट की कुल संख्या, यहाँ भी तो लिखा हुआ ना। अच्छा एक बात बताइए, हम कहे कि ये इसमें अगर 14 से भाग देते हैं तो ये कम्प्लीटली खत्म हो जाता है, तो बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या पुट करें ताकि 14 से भाग देने पर वो 0 हो जाए। अच्छा इसको हम तोड़ सकते हैं 120 को, 112 प्लस 8, ऐसा तोड़ सकते हैं, यानी 112x प्लस 8x माइनस 2 बट 14। अब देखिए 112 में 14 से भाग लग गया, बचा क्या आपके पास, 8x माइनस 2, क्या बचा, 8x माइनस 2, इसमें ना हमको 14 से भाग देना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करें, देखिए तो एक अगर पुट करते हैं तो 8 1 8, 8 में 2 गया 6, 14 से भाग नहीं लगेगा। अगर 2 पुट कर देते हैं, अगर 2 पुट कर देते हैं तो 2 8 16, 16 में 2 गया 14, 14 से 14 में भाग लग सकता है, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, 2, यानी x का वैल्यू क्या होगा भैया, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये निकल कर क्या आ जाएगा आपका, 120 गुना 2 माइनस 2, 12 दूना 24, 240, यानी 240 घटा 2 कितना होगा, 238, कितना निकल के आ गया भैया, 238, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने 100 प्रश्न सॉल्व किए, उसमें से उसको 80 अंक आया, तो बताइए कि वो लड़का सही प्रश्न कितने बनाए। तो ये कह रहा है कि सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा है, प्लस 2 अंक मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर गलत कर लेता है तो माइनस 1 अंक, यानी 1 अंक काट लिए जाते हैं तो माइनस 1 अंक। तो मान लेते हैं कि टोटल कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, कुल प्रश्नों की संख्या है 100, तो मान लेते हैं कि सही जो है उन्होंने x प्रश्न की उत्तर सही दिए, तो गलत कितना हो जाएगा उस हिसाब से, गलत हो जाएगा, कुल प्रश्न में सही वाला घटा देंगे, ये होगा गलत वाला उस लड़का के द्वारा, है ना। अब बोल रहा है कि इन दोनों को यानी सही और गलत को जब जोड़ेंगे यानी प्लस माइनस करेंगे तो कितना नंबर आता है, 80 नंबर। सही उत्तर की संख्या कितना है, x, और इसमें कितना नंबर मिल रहा है, +2, तो 2 से गुना कर दिए। गलत उत्तर इसमें घटा देंगे, जितना मार्क्स कटेगा तो कटेगा कितना, 100 माइनस एक्स, और इसके लिए कितना, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग कितना है, -1, तो -1 से गुना कर दिए, हो गया। अब बोला कि ये कितना नंबर लाता है भैया, तो 80 नंबर लाता है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, 2x माइनस 100 प्लस x बराबर 80। आप एक बात बताइए, 2x और 1x 3x हुआ बराबर 100, माइनस में उस पर जाएगा तो 100 प्लस में हो जाएगा, जब उस पर जाएगा 100 प्लस में तो 100 प्लस 80 180, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 60 बार में, यानी x क्या निकल गया आपका 60, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो लड़का जो लड़का एग्जाम में बैठा हुआ वो कितना प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो 60 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115, और इसी संख्या को अगर 31 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। हम आपको बताए थे शॉर्ट में कि अगर ऐसा रहे तो हम a बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट जो शेषफल बचता है उसी में अगली संख्या से भाग दे देंगे। इन्होंने कहा 6 नंबर में कि एक संख्या है जिसको 713 से भाग देने पर शेषफल कितना बता, 115, शेषफल कितना हो गया, 115। तो बोला अगली बार इस संख्या को 31 से भाग देते हैं, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, शेषफल में ही भाग दे देते हैं, 31 से भाग देंगे, तो बोला शेषफल कितना बचेगा। अब यहाँ से देख लीजिए शेषफल कितना बचेगा, 31 को कितनी बार में दीजिएगा आप, 3 बार में, 3 बार में दीजिएगा तो कितना होगा, 3 3 90, 90 3 93, 93 आप घटा लीजिए, 7 15 22, यानी शेषफल कितना हो जाएगा आपका 22, यानी कहने मतलब है
यदि आप 31 से उस संख्या में भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना निकलेगा 22। 5 का कितना है भैया, सॉरी 6 का आंसर है 22, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में देखते हैं। चलिए देखते हैं कितना भैया, 7 नंबर। 7 नंबर में जो कैलकुलेशन दिया हुआ है वैसा सेक्शन ए में हम आपको बताए थे कि कहीं पे बेस और पावर वाला खेल दिया रहे, बेस और पावर वाला खेल दिया रहे और बीच में कोई साइन रहे, ऐसा कहीं फैक्टर दिखे तो आप कहाँ दिमाग लगाएंगे, इसके पावर को देखेंगे। पावर को देखिए क्या है, अगर पावर सम रहेगा, क्या रहेगा, पावर यदि सम रहेगा तो ऐसा फैक्टर का जो गुणनखंड होगा, यानी कि ये जो फैक्टर भाग लगेगा वो किसी संख्या से भाग लगेगी, तो जो बेस दिया हुआ वो बेस को लिख लीजिए, ए और बी दिया हुआ बेस, और बीच में जो साइन दिया है उसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि पावर क्या है, सम है, पावर सम है, पावर जहां सम रहेगा तो साइन उसका अपोजिट, बेस समान साइन अपोजिट। अभी प्लस है इसका मतलब माइनस से भाग लगेगा, लेकिन अगर कहीं पर माइनस रहे तो ये प्लस से भाग लगेगा। कहने का मतलब समझ में आ गया, तो कहने मतलब ये समझ में आ गया, अगर प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो प्लस से, ऐसी संख्याओं से इसमें भाग लगेगी, ठीक है। ये तो पावर सम के लिए, अगर पावर भी सम हो तो तब क्या करेंगे भैया, तो अगर कोई बेस दिया हुआ है, बेस अलग हो लेकिन पावर क्या हो, समान हो, और कंडीशन चाहे जो भी हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन अगर पावर विषम हो, क्या हो, पावर विषम हो, तो ऐसे फैक्टर को हम लोग कैसी संख्या से भाग देते हैं, तो जो बेस है वो बेस ही लिखेंगे ए और बी, और बीच में जो साइन है उसका जस्ट सेम टू सेम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, विषम है। अगर प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ऐसी संख्याओं से इसमें क्या होगा, भाग लग जाएगा। कब, जब पावर विषम हो। तो हम बताएं कि ऐसा जब भी फैक्टर आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, सीधा देखेंगे ऊपर, कहाँ, पावर पर। पावर अगर सम रहेगा, समान रहेगा तो अपोजिट साइन, और विषम रहेगा, अलग रहेगा तो सेम साइन, ठीक है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है आपको, यहाँ तो वही पावर वाला खेल है, पावर देखिए विषम है तो क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, साइन अपोजिट। पहले थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 नंबर, कितना नंबर भैया, 7 नंबर, ये 7 का स्टार है, ठीक है। 7 में देखिए क्या है, ये बोला है कि इतना इतना फैक्टर को 36 से विभक्त करे तो शेषफल क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए हमको, 683 है ना, 683 पर पावर 125 माइनस 598 पर पावर 125, अब इसका ब्रैकेट तोड़ लीजिए आप, तो माइनस 647 पर पावर 125, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 598 पर पावर 125। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 683 पर पावर 125 माइनस 647 पर पावर 125, ये बचा फैक्टर, ठीक है। और इसको बोला है कि 36 से भाग दीजिए, देखते हैं 36 से भाग देखकर 36 से भाग देने बोला है, लेकिन ये भाग लगेगा कैसी संख्या से, भाग लगेगा, देखिए पावर विषम है तो जो बेस है, बेस को बेस लिख देते हैं 683, 683, और 647 है तो 647 लिख दिए। पावर विषम है तो क्या होगा, साइन सेम रहेगा, पावर विषम है तो साइन सेम रहेगा। भाग तो ये संख्या से लगनी चाहिए, लेकिन वो दिल नहीं क्या बोल रहा है, 36 से भाग देने बोल रहा है। पहले हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना आता है, 683 में 647 घटाएंगे, 600 खत्म, 83 में जब 47 घटाएंगे, 13 में 7 गया 6, और 7 में 4 गया 3, यानी 36। ये कैलकुलेशन करने के बाद 36 आता है, और 36 से तो भाग देने बोला ही था। जब ये कैलकुलेशन करने के बाद 36 आता है तो 36 से भाग लग ही जाएगा, जब 36 से भाग लग ही जाएगा तो पावर आपके पास, सॉरी, तो शेषफल आपके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं, शून्य। तो शेषफल क्या बचेगा भैया, 0, क्या होगा, 0 आंसर। चलिए इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कितना है, 7 नंबर आंसर है इसका, हाँ 0, ठीक है। आप ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ऐसा सब सवाल सिर्फ डराने के लिए है, लेकिन वो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो बनाने के लिए ही दिया हुआ है, और बड़ी सिंपली बन जाता है। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर उम्मीद है कि आप बना लेंगे, वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए 8 नंबर को। 8 नंबर में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी जो ये कंसेप्ट है ना उसी पे आधारित है, ठीक है।
ये कह रहा है 2 फैक्टर दिया हुआ है जिसका पावर एक में विषम दिया हुआ है, एक में सम दिया है। तो बोला कि सार्वगुणनखंड क्या होगा, यानी दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या होगा। कितना नंबर भैया? 7, ये है 8 नंबर। एक बात बताइए, आपको जो ऑप्शन नंबर 8 में जो पहला फैक्टर दिया है 527, लिख ही देते हैं कितना है, 527 पर पावर 379। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला फैक्टर को देखिए, तो पहला फैक्टर को देखिए, बेस पावर, इसमें भी बेस पावर, जहां भी हम अभी अभी बताएं कि जहां भी ऐसा देखने को मिले बेस पावर, तो वो कौन सा रूल अपनाएंगे भैया, ये जो दो फंडा दिया हुआ ये फंडा को अपनाएंगे। इसका बेस पर नहीं ध्यान देंगे, कहाँ देंगे, पावर पर ध्यान देंगे। पावर क्या है, विषम है, पावर विषम है, तो ये कैसे संख्या से भाग लगेगा, तो जो बेस है सो बेस लिख देंगे, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कहने मतलब पावर अगर विषम है तो सेम साइन, तो सेम साइन के लिए जो बेस है बेस को उतार देते हैं, 527 और 473, ये हो गया प्लस, क्योंकि पावर क्या है भैया, विषम है, इसका पावर क्या है, विषम, और इसका पावर क्या है, सम है। सम वाला रूल में क्या होता है, अपोजिट साइन, क्या है, अपोजिट, लेकिन विषम में सेम साइन, क्या है, सेम साइन। तो ये जो फैक्टर है ये इस संख्या से भाग लग जाएगा, और ये जो फैक्टर है इसमें भी बेस को उतार देंगे वही, 227 227 और 473, लेकिन पावर क्या है, सम है, तो हम बताए थे कि अगर पावर सम रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। बीच में क्या है, माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कहने मतलब क्या है कि ये फैक्टर जिस हिसाब से इससे कट रहा था उसी तरह से ये फैक्टर इससे कटेगा। अब देखिए दोनों तरफ देख ले, जोड़िए, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, ये 1000, और ये भी जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1000। और पूछ क्या रहा था बताइए, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन गुणनखंड क्या है, तो कॉमन कॉमन क्या है, दोनों में 1000 से भाग लगेगा। यही हो गया आपका आंसर, यही पूछ भी रहा था। आई बात समझ में, इतना बड़ा कैलकुलेशन सिर्फ देखने के लिए है, ये सिर्फ डराने के लिए, लेकिन जैसे ही आपको फंडा मालूम रहेगा, रूल कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ऐसे ऐसे सवाल को आप क्या करेंगे, चुटकी में ही सॉल्व कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, 9 नंबर में बोल रहा है, एक छात्र को 34 से गुना करने के लिए कहा गया, कितना, 9 नंबर, एक लड़का है जिसको 34 से गुना करने के लिए कहा गया, कोई संख्या मान लेते, संख्या x है, संख्या क्या है, x है, उसको 34 से गुना करने के लिए कहा गया, तो 34 x होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो 3 है ना, 3 को गलती से आंख खराब होगा उसका, उन्होंने 8 पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, 8, मैंने 84 पढ़ लिया। उन्होंने क्या किया कि 84 से गुना कर दिया, फिर ऐसा बोला गया है प्रश्न में, ठीक है, गुना करना था 34 से, गुना कर दिया 84 से, तो ये तो अधिक हो गया ना, 84 कहाँ है, 34 कहाँ है। तो कह रहा ऐसी गलती करने पर जो गुना किया ना, ये 84x होगा ना, ये सही उत्तर से 5600 अधिक था। सही उत्तर क्या था, ये 34 से गुना करने के लिए कहा गया था, सही उत्तर यही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही 84 से गुना किया, ये सही उत्तर से 5600 अधिक हो गया। इसका मतलब क्या है, यदि इसमें 5600 घटा देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो लीजिए 5600 घटा देते हैं, ये आपस में हो गया बराबर, ठीक है, घटाने से। ऐसा हम नहीं किए हैं, ऐसा कौन बोला है, प्रश्न में ही बोला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 84x, ये 34x एक साइड आएगा, ये लीजिए 84x माइनस 34x बराबर क्या हो गया, ये 5600 उधर जाएगा तो प्लस 5600, 84 में 34 घटाइए, कितना बचता है भैया, 5 0 x बराबर 5600, यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 0 0 काट दीजिए, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूना 10, 112। और वो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि बताइए वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या क्या निकला, 112, वो संख्या को हम x माने थे, x निकला कितना, 112, और यही पूछ रहा था, ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं 10 नंबर, 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर अभी जो कंसेप्ट बताया उसी पर आधारित है कि देखिए 10 नंबर में क्या है, पावर क्या है, एक का विषम है, नहीं दोनों का विषम है,
बोला है कि सार्वगुणनखंड बताइए, तो सार्वगुणनखंड नहीं बता पाइएगा हो। हम लोग पावर से सिर्फ पावर को जजमेंट के लिए रखते हैं, लेकिन गुणनखंड हम लोग क्या करते हैं, बेस से ही करते हैं। 10 नंबर का है ना, 10 नंबर में पावर क्या है, देखिए तो विषम है, पावर विषम है। जब पावर विषम है तो क्या होता है, साइन सेम रहता है। भाग लगने के लिए जो बेस है, बेस को बेस लिख दीजिए 23, और दूसरा क्या गुणनखंड है, 23 पर पावर 23 प्लस 19 पर पावर 23, यही है दूसरा गुणनखंड। तो हम अभी आपको बताए थे कि ऐसे फैक्टर जहां भी मिले हम उसका क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। पावर क्या है इसमें, विषम है। क्या है भैया, पावर दोनों का विषम है। देखिए ये भी विषम है, 19 क्या है, विषम संख्या है। पावर विषम है तो क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर को कौन सी संख्या से भाग देते हैं, तो जो बेस रहता है बेस का बदले में बेस नहीं लिखते हैं, 23 19, और जो साइन रहता है बीच में, साइन के बदले सेम टू सेम साइन उतारते हैं। इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर इस फैक्टर से भाग लगेगा, ये फैक्टर क्या होगा, फिर उसी तरह से 23 19 को उतार देते हैं, क्योंकि पावर क्या है, विषम है। तो साइन क्या हो जाएगा, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा। ये फैक्टर इनसे भाग लगेगा और ये फैक्टर इनसे भाग लगेगा। 23 और 19 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, ये होता है 42, और इधर भी क्या हो जाएगा तब 42, यानी कि दोनों चाहे ये हो किससे भाग लगेगा, 42 से लगेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा भैया, 42। क्या हो गया आंसर, 42। कई नंबर का, 10 नंबर का, देख लीजिए, देख लेते हैं। 10 10 का 42, ठीक है आंसर। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बनाने का प्रयास कीजिए, बनेगा। देखिए बनाने का अगर प्रयास कीजिएगा तब बनेगा, लेकिन अगर प्रयास नहीं कीजिएगा तो कहां से बनेगा। बहाना 100 है, नहीं बनाने का बहाना 100 है, लेकिन बनाने का बहाना केवल एक है, वो है कंसेप्ट। जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया उस दिन सवाल को यूं चुटकियों में उड़ा देंगे, और अगर कंसेप्ट ही क्लियर ना रहा तो सवाल आपके लिए एक पहाड़ का रूप ले लेगा, और पहाड़ तोड़ना फिर लगेगा 1 साल दशरथ राम मांझी का जैसा। नहीं, उन्हें 1 साल नहीं लगे थे, लेकिन आपको ये पहाड़ तोड़ने में 1 साल लगेगा। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर रखिए। कितना नंबर बना भाई, 10 नंबर बना। 11 नंबर में देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक दिया है। अब हम लोग एक बात बताइए, भाज्य को किससे डिनोट करते हैं, भाज्य को करते हैं ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और रिमाइंडर को आर से, यानी शेषफल को आर से। तो इसमें बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक माने क्या, बी। ये बोल रहा है जो भाजक है ना वो भागफल का 10 गुना है, माने भागफल क्या होता है, क्यों, इसका 10 गुना है। लीजिए 10 से गुना कर दिए। फिर बोल रहा है लेकिन शेषफल का 5 गुना है। कौन, जो भाजक है। कितना नंबर है भैया, 11 नंबर। लेकिन शेषफल का कितना है, 5 गुना है। 5 गुना है शेषफल, शेषफल को आर से डिनोट करते हैं, शेषफल का 5 गुना है। लेकिन इन्होंने कहा कि शेषफल लेकिन 46 है। कितना है शेषफल, रिमाइंडर कितना है भैया, 46 है। तो बताइए कि भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। पहले यहाँ से भाज्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बी तो मालूम नहीं है, लेकिन आर मालूम है, 46 निकल गया। जैसे ही आर मालूम होगा तो वहां से बी निकाल लेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 5R। 5R मैंने 5 गुना 46, और 5 गुना 46 कीजिएगा आप तो 6 5 30 का 0, 5 चौक 20 3 23, 223। ये क्या निकल गया आपका, बी निकल गया। क्या निकल गया, बी। अब जैसे ही बी निकल गया तो हम यहाँ से देख लीजिए, बी निकल गया 230 बराबर, इन इसमें रिलेशन क्या है, 10Q का। तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए, तो यहाँ से Q बराबर क्या निकल गया, 23। क्या निकल गया भैया, तो Q 23। अब ए निकालना है, आर हमको मालूम है 46, आर कितना है 46, बी भी मालूम है, क्यू भी मालूम हो ही गया, तो हम ए नहीं निकाल पाएंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू। बी कहाँ है भैया, 230 गुना क्यू कितना है 23 प्लस आर है, आर कितना है भैया 46, कितना है 46। और जैसे ही आप कैलकुलेशन कीजिएगा 23 23 गुना 230 तो आएगा 529 पर 1 0,
प्लस 46। आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, इधर नीचे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 3 5, यानी 5336। कितना नंबर, 11 नंबर सवाल देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। 11 नंबर का कितना हो जाएगा भैया, 5336, 5336। सही है, आगे बढ़ते हैं।